इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर दो तस्वीरें दिख रही है। पहली तस्वीर अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की तस्वीर, जो अमेरिका की बेचैनी को बढ़ा रही है। दूसरी तस्वीर अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर की भारत के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर, जो अमेरिका को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी है। क्योंकि सर्जियो गोर जिन दो फैसलों को रोकने के लिए अमित शाह के पास गए थे, वो फैसले जो डोनाल्ड ट्रंप का ये मैसेज था सर्जियो गोर की, अमित शाह से कहिए ये फैसले नहीं लिए जाएं, अगले 5 दिन के भीतर भीतर वो दोनों फैसले भी ले लिए गए। अब इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अपन समझने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह और सर्जियो गोर की मुलाकात क्यों हुई। सर्जियो गोर की मुलाकात को समझने के लिए उसके बाद के दो महत्वपूर्ण फैसले जो भारत के भीतर हुए हैं उनको समझना पड़ेगा। पहला, अमित शाह ने, गृह मंत्रालय ने एफसीआरए कानून पास कर दिया। फॉरेन फंडिंग के खिलाफ सबसे बड़ा चाबुक अमित शाह ने चला दिया। अब अमेरिका भारत के अंदर फंडिंग भेज के अपने जो खेल कर सकता है वो नहीं कर पाएगा। हालांकि एफसीआरए कानून क्या है इसको लेकर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो जाकर के जरूर देखिएगा कौन कौन से नए बदलाव किए गए हैं। दूसरा, जो एलन मस्क का जो सैटेलाइट से, स्टारलिंक से जो नेटवर्क दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का जो विजन था, उसका काउंटर करने के लिए और उसको भारत में पास कराने चाहते थे। लेकिन सर्जियो गोर की मुलाकात के ठीक कुछ दिनों में जियो ने एलन मस्क को कंपीट करने के लिए 1650 सैटेलाइट का एक इंडिया के अंदर नेटवर्क बनाने और स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए नॉन इंटरनेट के बावजूद भी इंटरनेट सर्विस, सैटेलाइट इंटरनेट अपन कह सकते हैं, जैसे अभी केबल इंटरनेट है उससे अलग एक सैटेलाइट इंटरनेट भारत के अंदर कैसे सुविधा पहुंचाई जाए, ये दोनों फैसले ले लिए गए। ये दोनों फैसले क्यों महत्वपूर्ण थे? पहला, एफसीआरए के जरिए अमेरिका दुनिया के किसी भी हिस्से में अपनी फंडिंग पहुंचाता है, पैसे पहुंचाता है। पैसे का पूरा नेटवर्क एफसीआरए के तहत पूरा ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि एफसीआरए का मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जो संस्थाएं, जो एनजीओ, जो कंपनियां फॉरेन फंडिंग लेती थी, वो अब गृह मंत्रालय की पूरी निगरानी में आ गई है, यानी कि उस पर चाबुक चला दिया। दूसरा, अभी ईरान के अंदर युद्ध हुआ, उससे पहले यूक्रेन के अंदर युद्ध हुआ। यहां पर एक पैटर्न देखने को मिला है। पैटर्न ये देखने को मिला है, और इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी कई जगह पर ऐसी खबरें हमारे सामने आई थी, जहां पर ऐसे इलाके जहां पर इंटरनेट पर प्रतिबंध हो या जहां इंटरनेट नहीं पहुंच सकता है, वहां एलन मस्क के स्टारलिंक के जरिए अलग अलग जगह पे जासूसी की जा रही है। वहां जो देश विरोधी तत्व होते हैं, उनके जो सैटेलाइट के जरिए चलने वाले फोन होते हैं, उनको नेटवर्क पहुंचाया जाता है और कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया जाता है, और वो भी इलीगल तरीके से। ऐसा नहीं है कि स्टारलिंक अलग अलग देशों में जाता है, उन देशों के कानून के हिसाब से चलता है, वहां की गवर्नमेंट को अंधेरे में रखते हुए भी वो काम कर रहा है। इस बात से पहले तो एक बानगी तो भारत सरकार राजी हो गई थी एलन मस्क को इंडिया में एंट्री देने के लिए, लेकिन इस बात से भारत सरकार का कंसर्न है कि आप जिस तरीके से दुनिया में कर रहे हो वो नहीं करने देंगे। और ऐसे में अभी रिलायंस ने क्या किया है, जो 49वीं एजीएम की मीटिंग थी उसमें रिलायंस ने यह ऐलान किया है कि देश के अंदर 1650 सैटेलाइट का एक नेटवर्क तैयार किया जाएगा। नेटवर्क, उस नेटवर्क को यूं समझिए कि जब आपको सैटेलाइट से इंटरनेट चलाना होगा तो जितनी धरती बड़ी है उस धरती पूरी को अलग अलग सैटेलाइट के जरिए एक नेटवर्क बनाना पड़ेगा, ताकि एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से कनेक्ट हो, दूसरा तीसरे से तीसरा, चौथे से, और धरती के हर हिस्से के ऊपर आपका सैटेलाइट होना चाहिए। अब इस नक्शे के ऊपर मान लो ये वाला इंडिया का नक्शा है, तो अभी रिलायंस की ये स्ट्रेटेजी है कि हम अपने सैटेलाइट के जरिए इंडिया के ऊपर का जो जगह है इसको तो हम पूरा कवर कर लेंगे, और भारत से बाहर, क्योंकि आप मान लो यहां बैठ करके पाकिस्तान में कॉल लगाते हो, अमेरिका में कॉल लगाते हो, ब्रिटेन में कॉल लगाते हो, श्रीलंका में कॉल लगाते हो, आपका फोन अगर नेटवर्क से कनेक्टेड है, सामने वाला भी तो नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। इंडिया के अंदर अगर आप सैटेलाइट नेटवर्क बिछा करके इंडिया के अंदर फोन को अगर इंटरनेट दे सकते हो सैटेलाइट के जरिए, बाहर वाले कनेक्ट नहीं होंगे ना। तो उन्होंने अभी क्या रास्ता अपना है कि इंडिया को तो हम अपने सैटेलाइट से कवर करेंगे, और बाकी के देशों के अंदर हम वहां के सैटेलाइट वाला जो कंपनियां होगी उन कंपनियों के साथ में टाई अप करेंगे। खैर, यानी कि भारत में स्टारलिंक, एलन मस्क की एंट्री के सामने सबसे बड़ा रोड़ा अमित शाह ने तैयार कर दिया है, और दूसरा, अमेरिका की फंडिंग को लेकर के रास्ता तैयार कर दिया। और औकात दिखाने की बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सर्जियो गोर अमित शाह से मिलते हैं डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज लेकर के, लेकिन बावजूद इसके अमित शाह उस बात के लिए एग्री नहीं होते, अपने फैसलों को लागू करते हैं, किसी भी दबाव में नहीं रुकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, अपन आते हैं चाइना और
चाइना के विदेश मंत्री और अजीत डोभाल की मुलाकात की। इसमें दो बातें समझनी बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि चाइना के विदेश मंत्री अगर भारत में ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए आते हैं तो उनकी मुलाकात उनके समकक्ष से होनी चाहिए थी। चाइना के विदेश मंत्री की मुलाकात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से होनी चाहिए थी। फिर वो अजीत डोभाल से क्यों मिल रहे? अजीत डोभाल भारत के एनएसए हैं तो उनकी मुलाकात चाइना के एनएसए से होनी चाहिए थी। फिर वो चाइना के विदेश मंत्री से क्यों मिलते? और ये पूरी बंद कमरे में सीक्रेट मीटिंग होती है। अब इस खेल को समझना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान की सरकार की नजर में हो या किसी भी रूप में, हम चाइना से बिल्कुल नफरत करते हैं, लेकिन दुनिया की जो पंचायती होती है अलग अलग देशों की, वहां पर परमानेंट न तो नफरत होती है, न परमानेंट प्रेम होता है। यहां सिर्फ और सिर्फ किसी देश की अपनी जरूरतें होती हैं। इन दिनों चाइना को भी भारत की जरूरत महसूस हो रही है और भारत को भी चाइना की जरूरत महसूस हो रही है। इसको दो तीन अलग अलग पॉइंट से समझना होगा। पहला ये कि रूस और चीन, ये जो ब्रिक्स का पूरा इकोसिस्टम है, इसको पश्चिमी दुनिया के खिलाफ एक बड़े धड़े के रूप में बनाना चाहते हैं चीन और अमेरिका। और उसके जरिए अमेरिका को पूरी तरह से पंगु बनाना चाहते हैं, डॉलर को खत्म करना चाहते हैं, डी डॉलराइजेशन करना चाहते हैं। लेकिन भारत की इसमें आपत्ति है। भारत की आपत्ति क्यों है? भारत की आपत्ति है कि अगर इसमें, इस ब्रिक्स वाले चैम्बर में, इस कोटे के अंदर अगर रूस फूफा बनता है, मजबूत बनता है, तो हम फिर भी साथ में खड़े हो सकते हैं। हम आज आपका साथ दे दें किस लिए? कि डॉलर को बर्बाद करना है। लेकिन जब हम डॉलर को बर्बाद करेंगे तो चाइना का युआन मजबूत हो जाएगा, और चाइना की करेंसी अगर दुनिया में इतनी मजबूत हो जाती है तो फिर अल्टीमेट नुकसान किसको? भारत को। यानी कि अमेरिका का हम उस हद तक नुकसान करके चाइना को मजबूत कर लेंगे। इसलिए हमको अमेरिका से आज इंडिया ट्रेड डील को लेकर के लगातार 1.5-2 साल से टाइम बाइंग कर रहा है। सर्जियो गोर ने कल जो इंडिया यूएस जो फॉरेन डेलीगेशन वाला जो फोरम था, उसमें जो एक मतलब इंटरव्यू टाइप चल रहा था, उसमें उसने कहा कि बस 1-2% बाकी रही है। एक तरह से सर्जियो गोर भी अपने बयानों में डेस्परेशन दिखा रहे थे कि हम जल्द से जल्द इंडिया और ये यूएस की डील को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर जल्दबाजी नहीं है। इंडिया टाइम बाइंग करना चाहता है, इधर चीन को चेक बैलेंस करना चाहता है, ताकि देखो, हम पूरी तरीके से अमेरिका के खिलाफ चले जाएंगे तो फिर हम किसके पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा? हमको इस रूस और चाइना वाले ब्लॉक के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। इस ब्लॉक के पूरी तरह से साथ खड़े होने का नुकसान यह है कि चाइना का युआन मजबूत हो जाता है। युआन मजबूत होता है तो भारत चाइना की एक तरह की इकोनॉमिक कॉलोनी बन जाएगा। इसलिए हमें चाइना को भी पूरी तरह से नाराज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एक बात बहुत क्लियर आ गई कि भारत सरकार के अंदर जो इंडिया की बहुत सारी कंपनीज है, आईटी सेक्टर की है, तमाम अलग अलग सोलर सेक्टर की है, ऐसी अलग अलग सेक्टर की कंपनीज है जो ये लगातार दबाव डाल रही है, भारत सरकार पर प्रेशर बना रही है कि भाई साहब, आपने चाइना पर जितने ब्लॉकेज लगा रखे उसको हटाओ, क्योंकि हमको अमेरिका से लड़ना है तो हमको चाइना का सस्ता माल चाहिए, ताकि हमारे यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मैन्युफैक्चरिंग फास्ट हो सके। दूसरे नंबर, वहां के इंजीनियर आकर के हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजों को ट्रेंड कर सके, हमारे वर्कर्स को। सोलर सेल जो होती हैं वो चाइना से बड़ी मात्रा में सप्लाई होती हैं, उसको बढ़ाना पड़ेगा। तभी इंडिया का 500 गीगावाट का जो सपना है 2030 तक नरेंद्र मोदी का, कि इंडिया के अंदर हम सोलर एनर्जी 500 गीगावाट तक की कैपेसिटी 2030 तक हम अपनी डेवलप करेंगे, ये हो पाएगा। इन सारी चीजों से भारत पर आज की तारीख में इंडिया लगभग 9 लाख से 9.5 लाख करोड़ का सालाना बिजनेस डेफिसिट घाटे में रहता है चाइना के साथ। वैसे एक आंकड़े देखे जाए तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी फुल बिलिंग नहीं कराती है, आधी बिलिंग कराती है। तो हो सकता है हम 9.5 लाख करोड़ नहीं, 15-16 लाख करोड़ के घाटे में हैं हम चाइना के साथ बिजनेस में। ये उतना ही है, ठीक उतना जितना भारत का डिफेंस बजट होता है 15-16 लाख करोड़ का। हमारा जितना टोटल डिफेंस बजट है उसके बराबर तो हम चाइना के साथ बिजनेस में घाटे में रहते हैं। तो ये तमाम वजह है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि चाइना हमारे को लेकर बहुत फेवर में है। अगर मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं तो चाइना इन दिनों बांग्लादेश के साथ में बहुत क्लोज टाई अप कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर 2 इंपॉर्टेंट बंदरगाह हैं। एक तो यहां पर ये चट्टगांव बंदरगाह है, दूसरा यहां पर लगभग आता है, ये जो इंडिया के साथ में बॉर्डर लगता है उसके ठीक पास में मोंगला पोर्ट है। मोंगला पोर्ट के अंदर 2015 के अंदर इंडिया और बांग्लादेश की डील हुई थी, जब शेख हसीना वहां पर सत्ता में थी। 110 एकड़ की लैंड थी जो इंडिया को देनी थी, वो मोंगला पोर्ट पर वो लैंड चाइना की एक सरकारी कंपनी को बांग्लादेश दे रहा है। यानी कि चाइना एक तरफ तो बांग्लादेश के इन 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर रहा है। जब इन 2 पोर्ट पर, इंपॉर्टेंट पोर्ट पर अपनी प्रेजेंस क्रिएट अगर बांग्लादेश करता है, तो अब मैं नक्शे को अगर जूम आउट करके दिखाता हूं तो ये इंडिया है। इंडिया के
इस पूरे बंगाल बे ऑफ बंगाल के अंदर जो इंडिया के दबदबा होता है उसको काउंटर करता है यहां इन दो बंदरगाहों पर, इंपोर्टेंट बंदरगाहों पर चाइना अपनी मौजूदगी बना करके। दूसरा, जो तीस्ता जल समझौता है उसके साथ बांग्लादेश और चाइना मिलकर के काम कर रहे हैं, जो कि इंडिया का जो ये नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके बिल्कुल पास में, यानी कि इंडिया के चिकन नेक के पास में चाइना अपनी मजबूत पोजीशन बना रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश के दो बंदरगाह पर अपनी मजबूत पोजीशन बना करके, और एक और समझौता हुआ है चाइना के साथ में कि जो चाइना की जो लैंग्वेज है मंदारिन, अब यह भी समझौता हुआ है कि चाइना की ये जो चीनी भाषा है ये बांग्लादेश में पढ़ाई जाएगी। जब चीनी भाषा बांग्लादेश में पढ़ाई जाएगी, आने वाले समय में चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत ज्यादा है, वहां पर सस्ते लेबर की जरूरत रहती है और चाइना वैसे भी बुजुर्ग जनसंख्या से जूझ रहा है, तो इंडिया के लेबर को चाइना के अंदर स्कोप नहीं मिल पाएगा। जो ये बांग्लादेशी लेबर होगा वो चाइना के अंदर अपना स्पेस ज्यादा बनाएगा। तीसरी तरफ बॉर्डर के ऊपर हमारे कंसर्न चाइना के साथ है ही, हमारे जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसके साथ में। चौथी चीज ये है कि इंडिया 15-16 लाख करोड़ के घाटे में भी रहता है, बिजनेस के अंदर भी 15-16 लाख करोड़ का घाटा लेता है। इन सारी चीजों के चलते इंडिया घाटे में, लेकिन ईरान के युद्ध में एक रास्ता खुला और उसी पॉइंट को अजीत डोभाल ने टपाक से सामने रख दिया, क्योंकि चीन के विदेश मंत्री ने लालच दिया कि आप जो ये 9-9.5 लाख करोड़ के घाटे में रहते हो बिजनेस में इंडिया के साथ में, उसका काउंटर हम बिजनेस बढ़ाएंगे आपके साथ में और आपका ये घाटा कम करेंगे। तमाम तरह की बिजनेस डील देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अजीत डोभाल ने क्या किया? अजीत डोभाल ने, चूंकि आपको मैं पहले ईरान युद्ध का दिखाता हूं, ईरान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अपना पहले कभी भी समंदर पर किसी का अधिकार नहीं ऐसा कहा जाता था, लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कहा कि हमारी सीमा के पास में इस पर हमारा कब्जा है, चौक कर दिया और उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी तहस नहस हो गई। अब इसका काउंटर क्या निकाला इंडिया ने इसका काउंटर यह निकाला कि ये जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, आपको ये इंडिया का मैप दिख रहा है, इंडिया के मैप के नीचे बे ऑफ बंगाल के पास में ये जो, चूंकि हमारा ये अंडमान सी है, ये हमारा रीजन है, इंडिया सिर्फ यहां तक नहीं है, ये अंडमान निकोबार यहीं पर है, तो इसके पास में ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, चीन का 80% कारोबार इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होता है। और यही अजीत डोभाल ने क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर आप ये तमाम हथकंडे अपना रहे हो तो हमारे पास में स्ट्रेट ऑफ मलक्का का पत्ता है, और ईरान के ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चौक किया है, इससे दुनिया के अंदर अलग अलग स्ट्रेट को जो चौक पॉइंट है उसको चौक करके किसी भी देश की इकोनॉमी को जाम किया जा सकता है। क्योंकि आज के तारीख में चाइना जो बिजनेस करता है ना, वो चाइना के पास में बिजनेस करने के दो ही रूट है। पहला तो रूट ये है कि चाइना इधर पाकिस्तान के साथ में सीपेक कॉरिडोर के जरिए यहां पर ग्वादर पोर्ट तक आता है और उसके बाद में दुनिया से आगे कनेक्ट होता है सी रूट के जरिए। दूसरा रास्ता उसके पास में सिर्फ यही बचता है कि ये इधर से होते हुए स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए बंगाल की खाड़ी के नीचे से होते हुए फिर यहां पर आता है और इधर गल्फ ऑफ अदन से जाकर के कनेक्ट होता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पिछले कुछ समय से जो टशन चल रही है, अब ये रास्ता तो सीपेक कॉरिडोर तो मोटे तौर पर चाइना का फेल हो चुका है, चाइना के पास रास्ता ये बचा है। और यहां पर इस स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास में इंडियन नेवी तैनात हो रखी है। इंडियन नेवी ने हाल ही में 3 शिप उस इलाके में तैनात की है। अजीत डोभाल ने यह भी बता दिया कि हमें यह भी पता है कि आपने इस पूरे समुद्री इलाके में हमारी जासूसी करने के लिए कहां-कहां पर आपने शिप्स तैनात की हैं। और एक जो बांग्लादेश के अंदर 2 पोर्ट के ऊपर जो चाइना की मौजूदगी है ना, इससे क्या हो रहा है कि चीन बांग्लादेश में अपना आर्थिक, लॉजिस्टिक और रक्षा साझेदारियों को जिस तरीके से बढ़ा रहा है, जिस तरीके से स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर अपनी पहुंच को मजबूत कर रहा है, इससे ऐसा हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम चाइना यहां पर डेवलप कर सकता है बांग्लादेश के इस पोर्ट पर। अगर वो ये डेवलप कर लेता है तो फिर इंडिया का जो ये पास में पश्चिम बंगाल के अंदर जो भारतीय सेना की 33वीं कोर है, उसका जो रेडियो है, माइक्रोवेव, जो फ्रीक्वेंसी कोऑर्डिनेशन होगा ना, उसको हो सकता है यहां से ट्रैप किया जा सकता है। मैं आपको फिर नक्शे के जरिए समझाता हूं। ये पश्चिम बंगाल है, ये पास में बांग्लादेश है। बांग्लादेश की इन 2 मजबूत पॉइंट पर अगर चाइना की प्रेजेंस हो जाती है तो फिर क्या होगा कि ये जो बांग्लादेश के अंदर भारतीय सेना की 33वीं कोर की जो पॉइंट है, जहां से जो
पूरे रीजन के अंदर भारतीय नेवी के साथ में जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिलीवर की जाती है, कोऑर्डिनेट की जाती है, उसको हो सकता है इंटरसेप्ट करके उसके पैटर्न को स्टडी कर सकता है, यानी कि इंडिया की जासूसी का नेटवर्क बढ़ सकता है। और इन सब के हथियार के तौर पर अजीत डोभाल ने क्लियर मैसेज दे दिया। अजीत डोभाल ने यह बता दिया कि आपने जासूसी शिप कहां कहां तैनात कर रखी है वो हमको पता है, आपने बांग्लादेश के अंदर क्या तैयारी कर रखी है वो हमको पता है, आप किस तरीके की रणनीति सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इर्द गिर्द बना रहे हैं हमारे इंडियन बॉर्डर पर। हालांकि कहा जाता है कि चीन के विदेश मंत्री ने यह ऑफर दिया कि जो 2020 के अंदर जो 10 किलोमीटर चीनी सेना अंदर आई थी, जिसमें 8 किलोमीटर पीछे जा चुकी है और 2 किलोमीटर जो बाकी बचा हुआ इलाका है उसको भी खाली करके बफर जोन बनाया जा सकता है। यह ऑफर दिया, बिजनेस के बड़े बड़े ऑफर दिए, और अजीत डोभाल ने लास्ट में कहा आपका ऑफर आ गया। अब चूंकि सितंबर अक्टूबर में जो भारत के विदेश मंत्रियों के लेवल की जो वो होनी है, विदेश मंत्री रक्षा मंत्रियों के लेवल के जो ब्रिक्स समिट होना है, उसके अंदर शी जिनपिंग भी इंडिया आएंगे। उस दौरान इस लेवल के अगले स्टेप पर बात होगी। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का वाला झटका जो चीन को दिया अजीत डोभाल ने, उससे चीन अभी सितंबर में अपनी बातचीत को और दोस्ती को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। चीन ये चाहता है कि अमेरिका को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स को अगर एक ग्रुप के तौर पर, एंटी वेस्टर्न ग्रुप के तौर पर डेवलप करना है तो भारत को साथ में लेना पड़ेगा। भारत साथ नहीं आएगा तो फिर ये डेवलप नहीं होगा। इसलिए चाइना धीरे धीरे भारत के साथ रहते हैं। और भारत क्या कर रहा है? समय खरीद रहा है, टाइम बाइंग कर रहा है। अभी चीन का जो ऑफर आया उसको भी कहा देखेंगे। उधर अमेरिका फड़फड़ा रहा है कि जल्दी से जल्दी ट्रेड डील करो, लेकिन अमेरिका के साथ भी धीरे धीरे समय बिताया जा रहा है ताकि हम दोनों को बैलेंस कर सके और दोनों के साथ अपने हितों को साध सके। अगर यह स्ट्रेटेजी इंडिया की कामयाब हो जाती है कि अमेरिका के साथ भी बुरी स्थितियों के बावजूद अपने हितों को साधा जाए और चाइना के साथ भी बुरी स्थितियों के बावजूद अपने काम निकलवा लिए जाए, अगर इस स्ट्रेटेजी और इस गेम में, हालांकि हर गेम जीता नहीं जाता डिप्लोमेसी की दुनिया का, अगर ये गेम जीत गया तो आने वाले समय में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर गेम हार गया तो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन जो दुनिया में जिस तरह की है, भारत को चाइना की कॉलोनी बनने से, इकोनॉमिक कॉलोनी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हालांकि ये दो मुलाकातें अमेरिका की टेंशन बढ़ाएगी और अमेरिका, जो चाइना के साथ हमारी मीटिंग हुई है उससे भी साइकोलॉजिकली अमेरिका का प्रेशर बढ़ाएगी। ये चाइना के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को अच्छा कर रहे हैं, ये संबंधों को सुधार रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि चाइना और इंडिया की बहुत गहरी दोस्ती हो जाए। तो इसलिए नरम पड़ेगा अमेरिका नरम पड़ के हमको टैकल करेगा। पहले क्या था, हमारे और चाइना के बहुत खराब रिश्ते थे तो वो सोचता था चाइना के साथ ये जा नहीं सकते हैं, रूस अभी खुद सैंक्शन में फंसा हुआ है, यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, तो फिर इंडिया के पास दूसरा ऑप्शन क्या है, हमारे पास ही आएगा। लेकिन इंडिया ने बहुत स्ट्रेटेजिकली दोनों को चेक बैलेंस करने की कोशिश की है। आपकी इस मसले पर क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।